हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए भाई, सभी आ जाइए। और एक बार बता भी दीजिए क्या वॉइस क्लियर है हमारी। देन सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। आ जाइए भाई, सभी आ जाइए। वॉइस क्लियर है हमारी, एक बार बता दीजिए आप लोग। क्या वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। जी, सभी को गुड इवनिंग भाई। वॉइस बता दीजिए आप लोग एक बार। देन सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। आ गए सभी आप लोग भाई? चलो भाई, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए, एज यूजुअल आपको पता है 28 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। अब इस चक्कर में नहीं पढ़ना है आप सभी को, ठीक है, कि पोस्टपोन होगा या कब डेट आ रही है, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। अपनी जो रिवीजन है उसके ऊपर फोकस करते रहो अच्छे से, ठीक है। एप्लीकेशन को जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। आपने टेलीग्राम ग्रुप में देख ही लिया होगा ट्रेलर, ठीक है ना। बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं, बहुत बेस्ट चीज़ें आने वाली हैं। अब ये मत समझिएगा कि सर क्या इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। जो मेहनत कर रहा है उसका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ओके। अच्छा, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी और आपके टेलीग्राम ग्रुप का भी, ठीक है। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मुक्ति स्वतंत्रता और समानता का संबंध है। अच्छा, आज फिर से भाई क्वेश्चन नंबर डालना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। थोड़ा फास्टली टाइप करना पड़ता है ना। मुक्ति स्वतंत्रता और समानता का संबंध किससे है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, 1857 की क्रांति से, या सभी से संबंधित है? जल्दी से आंसर बता देंगे भैया आप लोग। और आप कुछ नए क्वेश्चन से लेके आया हूँ, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको पुराने लगे। 5-7 क्वेश्चन के बाद आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, न्यू क्वेश्चन हैं। नहीं, अभी इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। अभी टेलीग्राम ग्रुप में एक ने मेरे पास सेंड किया था, एक स्टूडेंट ने, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना है, अपनी जो तैयारी है उसमें लगे रहिए। नहीं मिलन जी, ऐसा कुछ नहीं है अभी। इन अफवाहों में नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। अपनी तैयारी को टाइम दीजिए। जी, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा। और भाई थोड़ा जल्दी करेंगे, कमेंट भी आते हैं, काफ़ी स्टूडेंटों को लगता है कि जो क्लास है ना वो लेंदी हो जाती है या एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। देखो भाई, मेरा जो पैटर्न है ना कराने का वो यही है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो किया जाए ना वो अच्छे से किया जाए। मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस दिखा दूं और उसके बाद डायरेक्ट उनके ऑप्शंस दे दिए और सीधा मैंने आंसर के टिक कर दिया। मुझे नहीं लगता है ऐसी चीज़ों का फायदा होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों का फायदा तभी होगा जब आप लोगों की थ्योरी अच्छे से रिवाइज होगी, ठीक है ना। कोई भी नया स्टूडेंट देखता है या कोई भी देखता है तो मुझे नहीं लगता ऐसी चीजों से फायदा होता है। सीधा एमसीक्यू दिया, आंसर दिया, टिक लगा दिया, इसका आंसर ये होगा, तो रटने वाली चीजें हो गई ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और देखिए, मैंने एसएसटी को आप लोगों से इसलिए ही रटवा दिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया है, उसके ऑप्शंस दिए हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन दी है। तो मैक्सिमम जो कोर्स के अंदर है, जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं, उनके मैक्सिमम की एसएसटी तो इतनी अच्छी रेडी हो चुकी। रीजन क्या है? क्योंकि कराने का पैटर्न मेरा ऐसा ही है, जिसमें आप लोगों को फायदा होगा उसी तरीके से ही मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज, काफी लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ एमसीक्यू करा दिया करो या आप टाइम लगाते हो, एक्सप्लेनेशन मत दिखाया करो, एक्सप्लेनेशन मत दिया करो। तो देखिए, आप चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब आप, मुक्ति स्वतंत्रता और समानता फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था, ठीक है, याद रखना है भाई। किस क्रांति ने? फ्रांसीसी क्रांति ने विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था आपकी उदय हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बास्तिल जेल का संबंध किस क्रांति के साथ है? बास्तिल जेल का जो संबंध है उसका संबंध किस क्रांति के साथ है? जहां से आपके जो 7 कैदी है ना उनको बड़ा वहां से मतलब उनको रिहा करवा दिया गया, रिहा नहीं, वहां से छूट के भाग गए थे ना वो, जब इस जेल के ऊपर क्या किया गया था, हमला किया गया था उस समय। तो बताएंगे भाई, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, 1857 की क्रांति, या सभी से संबंधित है? आप लोग इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए।
जी वही है, एक्सप्लेनेशन में काफी, देखो कभी भी एमसीक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एमसीक्यू होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए कि आप लोगों को याद हुए या नहीं। एक्सप्लेनेशन में से भी क्वेश्चन बनते हैं। यस, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चला पड़ा था। यानी जो आपका पूर्वी भाग है ना, उस तरफ पड़ता है आपका बास्तिल का किला। ठीक है, तो बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। यानी कि किस लिए तोड़ा गया था, रीजन क्या हो सकता है कि वहां पे गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसलिए तोड़ा गया था। हथियारों पर कब्जे की सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का जो कमांडर है वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए थे। यद्यपि उनकी संख्या कितनी थी, केवल 7 ही थी। और ये एमसीक्यू मैं पीछे की क्लासों में आपको दे चुका हूं। ठीक है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी कितने एस्टेट में बना हुआ था? फ्रांसीसी जो समाज था वो कितने एस्टेट में बटा हुआ था? बताएंगे भाई, 3 में, 4 में, 5 में या फिर 6 में? जल्दी करेंगे भाई। धानी जी, हाँ जी, क्योंकि ताकि आप लोगों को एक दिन रिवीजन के लिए मिल जाए ना, इस वजह से। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? 3, 4, 5 या 6 में? जल्दी बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जल्दी करेंगे सभी भाई। यस, 3 में बटा हुआ था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ में याद क्या क्या रखना है, देखो प्रथम जो था उसमें आपके पादरी वर्ग आते थे। पादरी वर्ग का मतलब आपके धर्म से संबंधित। ठीक है, जो द्वितीय स्टेट था ना उसमें आपका कुलीन वर्ग था। यानी फर्स्ट में आपका पादरी, सेकंड में आपका कुलीन, और जो थर्ड स्टेट था ना उसके अंदर आपके बड़े व्यवसायी हो गए, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, साथ में किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकर, सब किसमें? आपके तीसरे में। तो कैसे याद रखोगे? सिर्फ और सिर्फ जो पादरी वर्ग है वो फर्स्ट के अंदर, कुलीन वर्ग है वो द्वितीय में, बाकी सारे किसमें? आपके तृतीय के अंदर। नाम भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, कुलीन वर्ग का संबंध किस स्टेट के साथ था? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कुलीन वर्ग का संबंध किस स्टेट के साथ था? पहले से, दूसरे से, तीसरे से या फिर इनमें से कोई नहीं? जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया है। जल्दी बताएंगे भाई। यस, मनु लोहरन जी, जल्दी बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जी, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 आएगा उसका आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। तो क्या याद रखना है? वही चीजें हैं, सेम टू सेम। देखो, पहले में पादरी 100% याद रखोगे, सेकंड में आपका कुलीन वर्ग, ठीक है, जो सामंती जो किसान थे ना उनसे कर वसूलता था, आपका कुलीन वर्ग। आगे मैंने क्वेश्चन डाला है, आपको देखने को मिलेगा। और देखिए तृतीय के अंदर कौन कौन से? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये सारे के सारे आपके तीसरे में आते थे। ठीक है, आपकी जगह आगे जब जनरल असेंबली बनी थी उसमें जब मत देने की बात आई थी तो वहां पे जो तृतीय स्टेट थे उसके 600 लोग शामिल हुए थे, बाकी दोनों के 300 लोग शामिल हुए थे। ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। और उसके अंदर जो आपका तृतीय स्टेट था उसका कौन संभाल रहा था, उसके नेतृत्व कौन कर रहा था? आपका जो पढ़ा लिखा वर्ग था ना वो। तो आपके तृतीय स्टेट में पढ़े लिखे भी तो थे, जैसे आपके वकील हो गए, व्यवसायी हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखना है आपको सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए। चलो भाई नेक्स्ट बताएंगे। लुई 16 के समय फ्रांस ने किससे 13 उपनिवेशों को आजाद करने में सहायता की थी? यानी कि फ्रांस ने सहायता की थी और किससे की थी 13 उपनिवेशों को आजाद कराने में, वो आपको बताना है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फिर नाइजीरिया से? जल्दी से बताएंगे भाई। जल्दी बताएंगे भाई सभी, जल्दी जल्दी बताओ भाई आप। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है। यस, देखो 5 का जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी आएगा, ब्रिटेन से। जो 13 उपनिवेश थे ना, आप किसके थे? अमेरिका के उपनिवेश थे। ब्रिटेन से इनको छुड़ाया था, आजाद करवाया था। और किसने करवाया था? फ्रांस ने सहायता की थी, मतलब। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, उनको साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में किसने सहायता की थी? फ्रांस ने। और किस समय की बात है? लुई 16 के शासन के समय की बात है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? लिव्रे, जिसको कब बंद कर दिया गया था? 1794 के अंदर। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जो याद रखनी है आपको। ठीक है जी। लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी? ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है भाई। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 21 साल, 25 साल, 20 या फिर 24 साल? जल्दी बताना है भाई। जी, प्रीति गौतम, बिल्कुल जल्दी से आंसर बताएंगे भाई आप लोग।
बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, 20 साल, 20 साल। ठीक है, कब हुआ था आसीन? 1774 में आसीन हुआ था। उस समय उम्र कितनी थी? 20 साल थी। विवाह किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, नाम क्या था? एंतो एनित उनका नाम था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो छोटे छोटे चीजें हैं वो आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उस समय जब वो राज्यारोहण हुआ था, उसमें जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली था, यानी उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था राजकोष के अंदर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। गीत मल्होत्रा जी, डरना क्या है भाई? किसानों से सामंती कर वसूल करने का अधिकार किसका था? किसानों से सामंती कर वसूल करने का अधिकार था किसका? पादरी वर्ग का, कुलीन वर्ग का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था, मैंने खुद से अभी एक्सप्लेन करके बोला था ना, तो जल्दी से आंसर देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किसानों से सामंती कर वसूल करने का अधिकार था पादरी वर्ग का, कुलीन वर्ग का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? एवरी एवर जी, यही है, देखो यही है एक्सप्लेनेशन का फायदा तभी है। सिर्फ एमसीक्यू करवाऊंगा तो रटना पड़ेगा चीजों को भाई, और वही चीज मुझे करवाना पसंद है जिसमें किसी का फायदा हो, किसी को सीखने को मिले। ठीक है, यस, इसका आंसर क्या आएगा आपका? कुलीन वर्ग, बी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया था, नहीं बी आएगा भाई, कुलीन वर्ग आएगा। सी क्यों बता रहे हो आप लोग? बी, कुलीन वर्ग। मैंने बताया था अभी, देखो प्रथम दो स्टेट थे आपके, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। ये ऐसे वर्ग थे जिनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे कि ये कभी भी कर नहीं देते थे, दोनों वर्ग आपके कर नहीं देते थे। ठीक है, और कुलीन वर्ग को तो अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे, यानी कि यह किसानों से सामंती कर का वसूल करते थे। सामंती कर जो है वो वसूल करते थे किससे? आपके किसानों से। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना है आपको, इनमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करो। जैसे अभी आप लोग मैक्सिमम लोग आप सी आंसर दे रहे हो, जो कि सी नहीं होगा। समझ रहे हो आप बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताएंगे भाई, धार्मिक कर। निम्न में से धार्मिक कर कौन सा है? निम्न में से धार्मिक कर जो है वो आपका कौन सा है? भैया आप लोगों के मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूं, थोड़ी देर रुकना आप, ठीक है? हाँ, निम्न में से धार्मिक कर कौन सा है? टाइद है, टाइल है, एस्टेट है, या फिर सभी है? एक सेकेंड आप लोग तब तक आंसर दो, ठीक है? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। निम्न में से धार्मिक कर टाइद है, टाइल है, एस्टेट कर है, या फिर सभी है? आप लोग आंसर दीजिए भाई, एक सेकंड का समय दीजिए मुझे। टाइद होगा, टाइल होगा, एस्टेट कर होगा, या फिर सभी होगा? जी हाँ, अब ठीक है भाई। देखो इसका आंसर क्या आएगा आपका? टाइड आएगा भाई। आंसर नंबर क्या होगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, टाइड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। देखो, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे बोलते हैं टाइड। तो जब चर्च ले रहा है, चर्च वसूल कर रहा है किसानों से एक हिस्सा, तो क्या कहलाएगा? वो आपका धार्मिक कर कहलाएगा। ठीक है, तो धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, और इन करों में एक होता था टाइल। जो टाइल है वो आपका प्रत्यक्ष कर होता था, और ये किसके द्वारा? ये आपका जैसे आपका हो गया ना अप्रत्यक्ष कर, जैसे नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, एक आपका टाइल था और एक आपका टाइल था। जो टाइल था वो आपके चर्च के द्वारा वसूला जाता था, यानी कि आपका धार्मिक कर था। ठीक है, याद रखोगे भैया आप। चलिए आगे बताइए, फ्रांस मुद्रा लिवरे को कब समाप्त किया गया था? फ्रांस मुद्रा लिवरे को कब समाप्त किया गया था? 1796 में, 99 में, 94 में, या फिर 92 में? जल्दी करेंगे सभी, जल्दी बताएंगे भाई। जी, जल्दी बताएंगे सभी भाई। यस,
क्या आंसर आएगा? आंसर नंबर सी आपका 1794 के अंदर। ठीक है, देखो ये सारी चीजें याद रख लेना आप कि लिव्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट क्रांति का मतलब क्या था कि पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी एस्टेट। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाला व्यक्तिगत समूह था ये आपका। और टाइड था आपका चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, और यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था, डायरेक्ट आपका स्टेट को दिया जाता था। चलिए भाई नेक्स्ट आएंगे। टाइड का कितना हिस्सा चर्च द्वारा वसूल किया जाता था भाई? टाइड का कितना हिस्सा चर्च द्वारा वसूल किया जाता था? कृषि उपज का 10वां भाग, कृषि उपज का 8वां भाग, कृषि उपज का 6ठा भाग, या फिर कृषि उपज का 5वां भाग? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई आप लोग। जी, एक्सप्लेनेशन का हमेशा फायदा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता फायदा ना हो। और काम उसी तरीके से कीजिए जिसमें किसी का बेनिफिट हो, जो अच्छा लगे। क्योंकि मेरे को है ना काफ़ी बार कमेंट आते हैं, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, बता देते हैं, जो टीम है जो हैंडल करती है वो बता देती है कि सर ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप टाइम ज़्यादा लेते हो, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करते हो। देखो भाई तरीका फ़ायदा तो तभी है, इससे फास्ट मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। देखो यस, कृषि उपज का 10वां भाग, जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, सेम वही चीजें हैं। लिव्रे मुद्रा कब स्थापना हुई? आपके 1794 में। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाला समूह था। एस्टेट क्रांति क्या होती है? क्रांति पूर्व सामाजिक समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली आपकी श्रेणी होती है। टाइड क्या होता है? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, और कितना? आपकी कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था ये आपका। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों को संज्ञा दी गई है, किसानों को संज्ञा दी गई है मकड़े की, मच्छर की, मक्खी की, या फिर बिच्छू की? जल्दी से आंसर देंगे भाई। किसानों को संज्ञा दी गई है मकड़े की, मच्छर की, मक्खी की, या फिर बिच्छू की? जल्दी बताएंगे। थैंक यू दानी जी, थैंक यू एवरीवन। यस, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका भाई मक्खी आएगा, मक्खी। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना, जो आपका कुलीन वर्ग है या कुलीन जो व्यक्ति है उसको जो दी गई थी मकड़े की, किसकी? मकड़े की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और जो आपका जो किसान है या जो आपके गरीब है उनको किसकी? आपकी मक्खी की। ठीक है, मक्खी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की जनता किस चीज की बढ़ती हुई या बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही थी? फ्रांस की जनता किस चीज की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही थी? जमीन, सोना, पाव रोटी, या फिर तेल? यस, राजा लगा लीजिए, या फिर कुलीन वर्ग हो गया ना आपका। जल्दी बताएंगे, फ्रांस की जनता किस चीज की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही थी? जमीन, सोना, पाव रोटी, या फिर तेल? क्वेश्चन नंबर 12। चलो अच्छी बात है, आप लोग याद कर रहे हो ना साथ के साथ कितने नंबर क्वेश्चन है, अच्छी बात है भाई। जल्दी बताएंगे सभी। यस, इसका आंसर आएगा आपका आंसर नंबर सी, पाव रोटी। ठीक है, देखो फ्रांस की जो जनसंख्या है 1715 में 2.3 करोड़ थी, और 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो अगर डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस भी आपको याद रखना है कि 0.5 का डिफरेंस हो गया ना, इतनी आपकी बढ़ गई थी 1715 से 1789 तक। ठीक है, और अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई थी। तो वृद्धि होने की वजह से पाव रोटी में इसका विरोध किया जा रहा था, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी को ही खाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे। स्पिरिट ऑफ लॉ बुक, स्पिरिट ऑफ लॉ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पिरिट ऑफ लॉ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ये। स्पिरिट ऑफ लॉ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मोंटेस्क्यू के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, रूसो के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताएंगे भाई। जो स्पिरिट ऑफ लॉ बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक, रूसो, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए सभी। इसमें हो गया ना, अलग अलग हो गए आप लोगों के। तो बस यही थी मेन बात, इसलिए मैं बोलता हूं नोट्स की एक एक लाइन को पढ़ो, और एक एक लाइन तभी याद होगी जब उसको आप अच्छे से रीड करोगे। अब मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए तो लेके आता हूं, अब मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे हैं। स्पिरिट ऑफ लॉ बुक देखो आप, तो स्पिरिट ऑफ लॉ बुक है ना, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए
उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में, तो किसने, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, रूसो ने नहीं लिखी। तो ये पता है कब होता है चीजें, जब हम फास्ट स्पीड से देखेंगे, 2 की स्पीड पे आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, 3 2.5 की स्पीड पे देख रहे हो, तो जितनी जल्दी दिमाग में जाएगी उतनी जल्दी बाहर होगी। इसी तरीके से आप नोट्स को पढ़ते होंगे, वरना एक एक लाइन को अगर आप देखो तो नॉर्मल सी बात है, गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो किसने, मॉन्टेस्क्यू ने आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा भाई, याद रखना आप। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वाटरलू, वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई थी, जल्दी बताएंगे सभी, अच्छे से पढ़ा करो भाई देख के। वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई थी, 1813 में, 1815 में, 1818 या फिर 1819, जल्दी करेंगे सभी। ओके भाई, एवरी एवर, देखो इसको रोस्ट मत समझो भाई, अगर मैं देखो मैं नाम तो लेता नहीं हूं किसी का, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि आप लोग गलत बता रहे हो तो अपने अपने ऊपर सोच लो भाई किस किस ने गलत बताया है, और अगर ऐसा सुनोगे ना तो आगे फिर गलती नहीं करोगे। ये रोस्ट नहीं है भाई, इसको नेगेटिव मत लेके चलो आप लोग। यस, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, 1815। ठीक है, देखो कुछ आपकी डेट्स हैं उनको याद रखना है, जैसे 1774 में जो लुई 16 था वो फ्रांस का राजा बना था, राजगद्दी के ऊपर बैठा था। ठीक है, आपको याद रखना है। 1789 के अंदर स्टेट जनरल का आह्वान हुआ था और तृतीय स्टेट जनरल असेंबली का क्या हुआ था, नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। ठीक है, बास्तिल पर हमला पूछा जाए या देहात में किसानों का विद्रोह लगभग 1789 के आसपास। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। ये फ्रांस के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। 1792-93 में फ्रांस आपका गणराज्य बन जाता है और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। ठीक है, और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, 1815 वाटरलू में नेपोलियन की आपकी हार हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लुई 16 द्वारा बुलाई गई स्टेट जनरल की बैठक में तीसरे स्टेट के कितने लोग शामिल हुए थे? लुई 16 द्वारा बुलाई गई स्टेट जनरल की बैठक में तीसरे स्टेट के कितने लोग शामिल हुए थे? जल्दी बताएंगे भाई सभी। 200 हुए थे, 300 हुए थे, 500 हुए थे या फिर 600 हुए थे? जल्दी बताएंगे भाई। बाल वाटिका जी वो 10th क्लास में है, वहां पे आपका छोटा सा बताया गया है, थोड़ा ना के बराबर। जल्दी बताएंगे भाई सभी। यस, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 600। ठीक है, याद रखना है भाई। तो आपके जो फर्स्ट और सेकंड वाले थे ना उसके अंदर आपके 300 शामिल हुए थे, लेकिन जो आपका तीसरा स्टेट था उसमें आपके 600 शामिल हुए थे। और यहां पे एक कंडीशन क्या हो गई थी कि पहले के समय में क्या होता था ना, हर वर्ग से, क्योंकि आपका 3 स्टेट हो गया या वर्ग हो गए, तो वहां से एक बंदे को ही, एक व्यक्ति को ही मत देने का अधिकार था। लेकिन अब की बार तीसरे स्टेट के लोग क्या चाहते थे कि जितने भी लोग हैं ना वहां पे जो प्रेजेंट है सभी के सभी मतदान करें और प्रत्येक व्यक्ति का मत गिना जाए। तो इस चीज पे वो नाराज हो गए थे और बाहर भी चले गए थे बैठक से। तो आप जब डिटेल में थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको याद होगी। ठीक है, याद रखना है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट बताएंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक, रूसो या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताएंगे भाई। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी बताओ सभी। यस, क्या आंसर आएगा इसका? जी, इसका आंसर आएगा आपका आंसर नंबर सी, रूसो, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो याद रखना है। देखो, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी, ये शायद इधर उधर लग गया भैया, ये वाला रहा ना। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट लाएंगे। तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? आबेसिये ने, मिराबियो ने, रूसो ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तीसरा स्टेट क्या है इस शीर्षक से या इस नाम से बुक लिखी गई थी, उसका आपको नाम बताना है भाई। जल्दी करेंगे। आबेसिये, मिराबियो, रूसो या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए सभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई ये? अगर आप लोगों को याद है तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ जल्दी से।
रेणु जी थैंक यू। जल्दी बताओ भाई सभी। तीसरा स्टेट क्या है? शीर्षक से जो बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? जी बिल्कुल आबे सीए, बिल्कुल राइट है। ठीक है, किसने लिखी थी? आबे सीए ने। देखो आबे सीए मूलतः क्या था? पादरी था, यहाँ पे धर्म से संबंधित था, और उसने तीसरा स्टेट बुक लिखी थी। और ठीक है, कौन सी लिखी थी? तीसरा स्टेट नाम से या शीर्षक से आबे सीए ने, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जनरल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया था? 4 अगस्त 1789 को, 5 अप्रैल 1789, 6 मई 1789 या फिर 10 जून 1789? जल्दी से बताएंगे भाई। हाँ, मिराबे थे वो आपके कुलीन वर्ग से थे, लेकिन साथ वो गरीब लोगों का दे रहे थे। बिल्कुल राइट है, जल्दी बताएंगे भाई। जनरल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया था? 4 अगस्त 1789, 5 अप्रैल 1789, 6 मई 1789 या फिर 10 जून 1789? जी बिल्कुल राइट। इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका आंसर नंबर फर्स्ट, 4 अगस्त 1789। ठीक है, बिल्कुल राइट है। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया था। आपको याद भी है, पादरी वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, उनसे कर नहीं लिए जाते थे, ये उनके विशेष अधिकार थे। और यहां तक कि जो कुलीन वर्ग था उसको और भी अधिकार थे कि वो जो किसान है उनसे कर वसूलता था, सामंती कर। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। फ्रांस में सक्रिय नागरिक माना जाता है किसको? फ्रांस में सक्रिय नागरिक माना जाता था कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाने वाले को, कम से कम 4 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाने वाले को, कम से कम 5 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाने वाले को, या फिर कम से कम 6 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाने वाले को। वहां पे डेफिनेशन दी गई है सक्रिय नागरिक की। एक इसमें एज और होती है, एज आपकी कम से कम 25 होने, यानी कि 25 साल से ऊपर होने चाहिए आप। ठीक है, और साथ में इनमें से एक मजदूरी थी कि अगर वो इतनी मजदूरी के बराबर कर चुका सकता है तो उसको सक्रिय नागरिक माना जाता था। और जो सक्रिय नागरिक होता था वही आपका वोट दे सकता था, मत दे सकता था, ये अधिकार थे उनके। ठीक है, तो जल्दी बताओ भैया आप सभी, जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल राइट, क्वेश्चन नंबर 18 है ना आपका ये। यस, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाने वाले को। इसका 18 है, 19 नंबर क्वेश्चन है, देख लेना भाई आप। ठीक है, यस, आंसर आएगा कम से कम 3 दिन। देखो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक मानते थे, यानी सक्रिय नागरिक का मतलब जिन्हें मत देने का अधिकार था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना क्या था? जरूरी था उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अभी जैसे हमने सोशल साइंस को कवर किया ना, इसी तरीके से आपका सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनका अभी आपका जैसे एग्जाम हो जाएगा ना उसके बाद से कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करूंगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पे करवाया ना, तो यहाँ पे लिमिटेड चैप्टर थे, क्योंकि हर क्लास से चैप्टर आपके दिए गए थे। आपके 6 से लेकर 10th क्लास तक हर एक छोटे से छोटा चैप्टर आपके लगभग 60 से 70 चैप्टर हो जाएंगे SST के अंदर। तो एकदम डिटेल्ड बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें होंगी। ठीक है, जल्दी आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, देखो आगे बहुत एग्जाम आने वाले हैं। अभी KVS वगैरह आएगा, ठीक है, रिट वगैरह आएगा, बहुत सी चीजें आने वाली हैं आपकी। और आपके बिहार के जो एग्जाम्स हैं उनमें तो यूज होता ही होता है। ठीक है ना, तो उन सभी के लिए CTET हो गया, यानी कि नॉर्मल सी बात है, टीचिंग लाइन में चाहे कोई भी एग्जाम हो जहां पे NCERT का यूज है, इनसे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, बहुत जल्दी आपके लिए ऐसी चीजें होने वाली है। जैसे कंप्लीट NCERT बेस्ड बैच होगा आपका, ये 6 से 10th क्लास तक की आपकी जो सोशल साइंस है उसको कवर किया जाएगा। चैप्टर वाइज डिटेल थ्योरी क्लास होगी, एकदम डिटेल्ड। और आपकी बार ऐसे नहीं होगा कि भाई आपकी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, आपकी PPT के अंदर जो ये है ना कंप्लीट, ऐसा ये PPT है आपकी, जैसे आपके विद डायग्राम या कलरफुल बोलते हैं ना, हाईलाइट करते हुए, ताकि आप लोग ज्यादा फोकस कर पाए। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट वगैरह मिलेंगे MCQ फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, जैसे आप इस थ्योरी को पढ़ते हो तो यहाँ पे कंप्लीटली हर चीज आपकी काम की थोड़ी ना होती है। तो आप एक डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस होगा ना, उसमें हर एक चीज डिटेल से समझाई जाएगी। लेकिन जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे ना, उसके अंदर एकदम रिवीजन, बोलते हैं ना क्विक रिवीजन, ताकि जो मेन चीजें हैं ना वही आप लोगों को मिल जाएं। ठीक है, और वैलिडिटी आपकी 1 साल की होगी, क्योंकि आपकी बार वैलिडिटी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी
देखिए ये आप लोग ये मत सोचना कि सर इसका मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बता रहा हूं, बोल रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। कोई भी तैयारी कर रहा हो तो आप बता दीजिएगा, बेस्ट मटेरियल मिलेगा, वो आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। जो मेहनत कर रहा है उसका 100% होगा, सीधा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो इसे आपके सभी सब्जेक्ट के आएंगे, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत बेस्ट तरीके से एकदम डिटेल्ड, ठीक है, पीपीटी के ऊपर, ना कि आपकी एमएस वर्ड की फाइल में, ठीक है, और कलरफुल के साथ याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आएंगे। क्रांतिकारी पत्रकार जैन पॉल माराट के अखबार का नाम क्या था? और इसी तरीके से आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट में वीडियोस भी मिलेंगे आपको, बोलते हैं ना प्रैक्टिस के लिए। क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरात के अखबार का नाम क्या था? जनता का साथी, जनता का सहयोगी, जनता का मित्र या फिर जनता की आवाज? जल्दी बताइए सभी। इंद्रजीत जी वो देखना पड़ेगा ना सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें। जल्दी बताएंगे सभी भाई। जो क्रांतिकारी पत्रकार थे जॉन पॉल मरात के अखबार का नाम क्या था? जनता का साथी, जनता का सहयोगी, जनता का मित्र या फिर जनता की आवाज? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जनता का मित्र, बिल्कुल आंसर नंबर सी होगा भाई आपका, ठीक है। क्रांतिकारी पत्रकार थे जॉन पॉल मरात और इनके अखबार का नाम क्या था? लामिदा पपल, ठीक है, लामिदा पपल, ठीक है, जिसको बोलते हैं जनता का मित्र, ठीक है। तो अखबार का नाम आपको पता चल गया ना, तो ये होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का प्रतीक माना गया है किसको? ज्ञान का प्रतीक माना गया है किसको? छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, राजदंड या अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई आप लोग, जल्दी करेंगे सभी। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, राजदंड, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप? भाई बेस्ट ही कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दोबारा कभी एनसीईआरटी को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम शॉर्ट नोट्स वगैरह एकदम कलरफुल तरीके से, एक छोटी से छोटी लाइन, और एमसीक्यू तो अनलिमिटेड, ठीक है। और अभी है ना एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करूंगा आपके हर एग्जाम के लिए यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ये सब चीजें यूट्यूब पे चलेंगी, सीटेट वगैरह के लिए भी, साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ, जिसमें 1000 2000 3000 4000 पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस होंगे। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, साथ में थ्योरी। जल्दी बताएंगे भाई। यस, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा भाई। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। देखो ये आपको याद रखना है। टूटी हुई जंजीर अगर पूछा जाए तो किसका है? आजादी का प्रतीक है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर अगर आपसे पूछा जाए तो किसका हो गया? आपके एकता का, एकता में ही बल है। राजदंड अगर आप पूछा जाए तो शाही सत्ता का प्रतीक होता है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख क्या होता है? ज्ञान का प्रतीक। सर्वदर्शी आंख क्या होती है? ज्ञान का प्रतीक होती है। और अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से पता है, मैं पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूं, ठीक है ना। 2 से 3 थे आपके स्क्रीन पे, आ नहीं रहे थे, वरना वो भी लगा देता मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल असेंबली ने प्रसा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित किया था? नेशनल असेंबली ने प्रसा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तो प्रस्ताव है वो कब पारित किया था? 1791 में, 92 में, 94 में या फिर 95 में? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। बाल वाटिका जी ऐसे रटवा नहीं दी। देखो मैं ऐसे ही काम करता हूँ, अभी मेरे पास टीम नहीं थी और थोड़ा सा मैं अकेला ही लगा हुआ था 18-18 घंटे। अभी भी मैं इतना ही वर्क करूंगा, 15 घंटे 18 घंटे, जो भी अब मैं कोर्स लेके आऊंगा ना वो उस लेवल के होंगे। नॉर्मल सी बात है, आगे है ना, मतलब कोई पीछे आप लोगों को छोड़ ही नहीं सकता है। फिर वो बोलते हैं ना अपना 100 नहीं, अपना 200%। 200% वैसे होता नहीं है, 100% ही होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, उतना मैं 100% दूंगा भाई, ठीक है ना। चीजें करनी है तो बेस्ट लेवल पे ही करनी है, पूरी मेहनत के साथ करनी है। आज भी 15 से 16 घंटा आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आगे भी मुझे ऐसे ही करना है। यस, इसका जो आंसर आएगा भैया आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा 1792 के अंदर, ठीक है। देखो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रस्ताव व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कर दिया था, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है 1792। यस, चलिए नेक्स्ट आएंगे। लुई सोलवा को फांसी की सजा कब दी गई थी? लुई सोलवा को फांसी की सजा कब दी गई थी? 21 जनवरी 1992, 23 जनवरी 1992, 21 जनवरी 1993 या फिर 23 जनवरी 1993?
मोनिका जी कुछ चीजों का यूज करेंगे हम, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना आपके, उनका, क्योंकि अभी भी देखिए मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं दोनों चीजों में कर पाऊँ, आपको रियल बता रहा हूँ। अभी आपका एक लैंग्वेज में ही होगा, लेकिन हाँ दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना पता है मुझे, क्योंकि दोनों में ही मैं वर्ड का यूज करूंगा ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। यस, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा भाई, 21 जनवरी 1993। ठीक है, लुई सोलवा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। कब? 21 जनवरी 1993 को। और ये याद रखना भाई, प्लेस का नाम प्लेस डिला कॉन्कोर्ड, प्लेस डिला कॉन्कोर्ड में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। और जल्द ही उनकी जो रानी थी मैरी एंटोइनेट, उनका भी यही असर हुआ था, यानी कि उनको भी एक तरह से फांसी की सजा दी गई होगी। ठीक है, यस, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 1793, अरे भाई 1993 लिख रहा है, गलती। ठीक है, 21 जनवरी 1793 है भाई, ये 21 जनवरी 1793 टाइपिंग करते समय हो गया भाई ये। ठीक है, 1793 कर लेना भाई, 21 जनवरी 1793, डेट गलत डाल रखी है, सी होगा आपका 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 याद रखना भाई। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आतंक के युग का काल कहा गया है, आतंक के युग का काल कहा जाता है किसको? 1793 से 94, 1795 से 96, 1798 से 99, या फिर 1790 से 1791? जल्दी से आंसर देंगे भाई आप लोग। यस, प्लेस दिला कॉन्कॉर्ड, जी जी 1793 है वो भाई, मैंने कर दिया है करेक्शन, थैंक यू वेरी मच याद दिलाने के लिए। हो जाता है भाई, एक आधा मिस्टेक हो जाता है थोड़ी फास्ट टाइपिंग के अंदर। आतंक के युग का काल 1793 से 94, 95, 96, 98, 99, या फिर 90 से 91? जल्दी आंसर देंगे भाई। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा भाई, 1793 से 1794, बिल्कुल राइट। ठीक है, 1793 से 1794 का जो काल था उसको आतंक का युग कहा गया था। ठीक है, याद रखना है भाई। ठीक है, और रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। किसने? रोबेस्पियर ने। इनकी वजह से बोला गया था एक तरीके से आतंक का युग। ठीक है, याद रखना है भाई आपको। चलिए भाई नेक्स्ट आएंगे। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो कब हुआ था? 1847 में, 1848 में, 1849, या फिर 1850? जल्दी से आंसर देंगे भाई। जी जल्दी से आंसर देंगे। एसके जी बिल्कुल। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप लोग समझ जाया करो। ठीक है, यस, इसका जो आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर क्या होगा भाई आपका? आंसर नंबर बी, 1848 के अंदर। देखो लास्ट में, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था कब हुआ था? 1848 के अंदर। और देखो ये स्टार्टिंग से याद रखना कि सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। नहीं, पहली बार कब किया गया था? 1794 में। लेकिन इसके सही 10 साल बाद जो नेपोलियन था उसने पुनः स्टार्ट कर दी थी आपकी दास प्रथा को। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो कंप्लीट रूप से आपकी खत्म की गई थी वो आपकी 1848 में हुई थी। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि कन्वेंशन के तहत कब कानून पारित हुआ था, तो 1794 आएगा। और जो नेपोलियन ने उसके सही 10 साल बाद आपकी फिर से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 1804 के अंदर आसपास आया था आपका नेपोलियन, याद हो आपको तो। ठीक है ना, तो उसने फिर से दास प्रथा को स्टार्ट कर दिया और उसके बाद 1848 में अंतिम रूप से आपकी समाप्त कर दी गई थी। तो डिफरेंस को समझते हुए याद करना है, रटना नहीं है क्वेश्चन को, इसलिए एक्सप्लेनेशन आपकी जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट आएंगे। जुलाई क्रांति के बारे में सही चूज करना है कि सही कौन सा है। 1829 में फ्रांस में हुई, 1831 में रूस में, 1830 में फ्रांस में, या फिर 1830 में रूस में? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई, जल्दी करो सभी। जुलाई क्रांति के बारे में सही है 1829 में फ्रांस में, 1831 में रूस में, 1830 में फ्रांस में, या फिर 1830 में रूस में? जल्दी करो सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका ये भाई, आप लोग ही बता रहे हो भाई, मैं याद नहीं रख रहा हूं कौन से नंबर क्वेश्चन है। जल्दी बताएंगे सभी। जी, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा भाई, 1830 के अंदर। और कहां पे? फ्रांस के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। देखिए फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में था ये।
तो कब हुई थी आपकी? फ्रांस में 1830 के अंदर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, ऐसा कौन चाहते थे? ये आपकी जो रूसी क्रांति है उससे संबंधित है। ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, ऐसा कौन चाहते थे? रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। जल्दी करो भाई सभी। ऐसा राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, ऐसा कौन चाहते थे? रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी करो भाई सभी। यस, 27 नंबर क्वेश्चन आपका ही है ना। हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। उदारवादी ऐसा चाहते थे। ठीक है, वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी तीनों में से समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था, और उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और आपकी जगह मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई। शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चले, यह मानने वाला समूह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चले, यह मानने वाला समूह कौन सा था? रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएंगे भैया आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी आंसर दीजिए भैया आप लोग सभी। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका आंसर नंबर बी ही होगा। इसका भी क्या आएगा? उदारवादी ही आएगा, सी नहीं आएगा भाई। 28 का आंसर क्या आएगा? आपका बी ही आएगा। उदारवादी ही चाहते थे ऐसा भी, कि उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा स्थापित किया गया हो। ठीक है, समझ गए आप? तो आंसर इसका क्या आएगा? उदारवादी ही आएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ऐसा कौन मानते थे? 29 नंबर भाई न्यू है, बिल्कुल ऐसे नेचर जी न्यू क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात यह है नोट्स में से ही बनाए हैं। और फिर भी अगर आप लोग गलत कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि आप लोग चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। जल्दी से आंसर बताओ भाई। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ऐसा मानते थे। कौन मानते थे? कार्ल मार्क्स मानते थे, लुई ब्लांक मानते थे, रॉबर्ट ओवेन मानते थे, या फिर फ्रेडरिक मानते थे? जल्दी बताएंगे सभी। और एक क्वेश्चन नंबर देख लेना भाई कौन सा है। ठीक है, समाज वाला। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ऐसा कौन मानते थे? 30 है क्या ये? चलो 30 नंबर दे देता हूं मैं इसको। 30 नंबर आप लोग ही याद रख रहे हो भाई। यस, इसका आंसर क्या आएगा आपका? जल्दी बताओ भाई। जी 30 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, कार्ल मार्क्स। बिल्कुल राइट। ठीक है भाई, डिसाइड कर लो 29 है या 30 है, कंफ्यूज मत हो आप लोग। ठीक है, देखो कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई तर्क पेश किए थे। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तो किसने बोला था? यह विचार किसका था? कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा। आपको अच्छे से याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का जो गठन है वो कब किया गया था? 1897 में, 1898 में, 1899 या फिर 1890? जल्दी बताएंगे भाई। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? जल्दी बताओ सभी। कोई बात नहीं, नंबर आप लोग भेजते रहे, डालते रहिए। जल्दी बताएंगे सभी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन जी बिल्कुल कब किया गया था? 1898 के अंदर। बिल्कुल राइट है भाई। और ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करवा चुका हूं। देखो रूस में समाजवाद की शुरुआत जब हुई थी 1914 से पहले, रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसे हिंदी में बोला जाता है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, का गठन आपका किया गया था। कब? 1898 में। तो याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट आएंगे। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन
सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब किया गया? 1900, 1902, 1904 या फिर 1906? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब किया गया था? 1900 में, 1902 में, 1904 में या फिर 1906 में? जल्दी बताएंगे सभी। जल्दी से आंसर देंगे भाई। जी, इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका आंसर नंबर फर्स्ट, 1900 के अंदर, बिल्कुल राइट भाई। ठीक है, कि सन 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे बोलते हैं समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी तो होते हैं ना, तो क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया गया था, याद रखना है भाई। ठीक है, और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरज किसानों को सौंपी जाए, ये मांग रखी थी इन्होंने। ठीक है, तो ये भी अगर आपसे पूछा जा सकता है कि किस कमेटी ने या किस पार्टी ने इस मांग को रखा था, कौन सी मांग को? कि सामंतों को एक कब्जे वाली जो जमीन है वो फौरन किसानों को सौंपी जाए, तो किसने रखी थी? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ने, जो कब बनी थी? आपकी 1900 के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट आइए। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 14 दिन, 16 दिन, 13 दिन या फिर 12 दिन? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई आप लोग। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? जल्दी से आंसर देंगे। 14 दिन, 16 दिन, 13 दिन या फिर 12 दिन आगे? जल्दी बताओ सभी। जल्दी आंसर दीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा भाई, 13 दिन आगे। कितने दिन आगे? 13 दिन आगे, बिल्कुल राइट। ठीक है, देखो रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। कब तक? 1 फरवरी 1918 तक। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति जो है वो 12 मार्च को हुई और अक्टूबर क्रांति कब हुई? 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। किसके द्वारा? आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, याद रखना है भाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना है भाई आपको, कमिंटर्स, जिसे बोलता है कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था, जिसको कमिंटर्न बोला जाता है, इसका गठन कब किया गया था? 1916 में, 1919 में, 1924 में या फिर 1922 में? जल्दी से आंसर देंगे भाई। जल्दी से आंसर देंगे। कमिंटर्न कम्युनिटी पार्टियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है, इसका गठन कब किया गया था? 1916, 1919, 1924 या फिर 1922? जल्दी आंसर देंगे भाई आप लोग। जल्दी आंसर देंगे भाई। यस, इसका जो आंसर आएगा आपका आंसर नंबर बी, 1919 के अंदर हुआ था आई थिंक। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। यस, देखो लास्ट में 1919 के अंदर आपके कमिंटर्न का गठन हुआ था। 1918 से 1920 आपका गृह युद्ध। 24 अक्टूबर पेट्राग्राद में बेल्शेविक विद्रोह हुआ था। 1917 में 2 मार्च 1917 में मतलब 2 मार्च 1917 को जार द्वारा पद का त्याग किया गया था। खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। रशिया सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो मैं करवा चुका हूं 1898 में गठित की गई। और 1850 से 1880 का जो समय था वो रूस में समाजवाद पर बहस चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एमएन रॉय, अलेक्जेंडर बेनिंगसन, कलिनिन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर देंगे भाई। 1919 आएगा भाई उसका आंसर। जल्दी करो सभी। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एमएन रॉय, अलेक्जेंडर बेनिंगसन, कलिनिन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी आंसर देंगे भाई आप लोग। जल्दी से आंसर दीजिए। यूवी क्रिकेट आंसर दे चुके हैं भाई, जल्दी बताओ सभी। ओके, सभी लगभग सेम दे रहे हैं। एसएस नेचर जी ने बी आंसर दिया है, बाकी सभी ने सी दिया है। जल्दी करो, इसका आंसर मुझे सभी से सुनना है भाई।
सोनी बुकल जी से ए आंसर स्टार्ट हुआ है, शिवानी चौधरी बी दे रही हैं, संदीप कुमार जी बी दे रहे हैं, और इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, एम.एन. रॉय। ठीक है, अब जो नोट्स के अंदर है वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को कैसे और समझाऊं, बुरा मत मानना, लेकिन रियल फैक्ट है आप लोग अच्छे से चीजों को रिवाइज कर ही नहीं रहे हो। देखो, अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया के दो दृष्टिकोण थे। एम.एन. रॉय जो भारतीय क्रांतिकारी थे, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्स के एक प्रमुख नेता थे। कौन? एम.एन. रॉय। ठीक है, 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय वे मध्य एशिया में थे और उन्होंने कुछ बातें लिखी थी। तो कौन थे आपके? एम.एन. रॉय थे। ठीक है, तो देख लो भाई, यूवी क्रिकेट हंसी आ रही है आपको, है ना? तो अब आप लोग देख लीजिए कि इन्होंने क्या आंसर दिया था। मैं नहीं बताऊंगा किसका गलत और किसका सही। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था। कब? मुंबई में बनाया था, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? ये चीजें है ना इजी लग रही हैं, लेकिन जब वहां पे ऑप्शन चूज करोगे ना चार में से, तब पता चलेगा एक्चुअल में कि क्या है क्या नहीं है सिचुएशन। इजी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत करके नहीं आना है। जल्दी बताओ आंसर भाई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था। कब? कोई बात नहीं, आरती देवी जी, तभी तो नए नए क्वेश्चंस लेके आता हूं ना, तभी कि पता चले आप लोगों को कि कितना आपको रिवीजन की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक एक रास्ते से कम 10 से 15 बार नहीं निकलोगे ना, तब तक समझो कि आपको उस रास्ते के बारे में अच्छे से ज्ञान हुआ ही नहीं है। मैं काफी बार आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देता हूं ना, अगर आप लोगों को याद हो पहले से, अगर आप क्लास देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो इसलिए बोलता है जितनी बार रिवीजन करोगे ना, हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा, तो किया करो रिवीजन। यस, इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा भाई, कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे। देखो, राजाराम मोहन राय 1772 से 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए भाई नेक्स्ट आएंगे। किसने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने के प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? यह बात किसने अपने लेखन में लिखी थी या किसने सिद्ध करने का प्रयास किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी या फिर महात्मा गांधी? जल्दी से आंसर देंगे भाई। हाँ हाँ, यूवी क्रिकेट, तभी तो मैंने क्वेश्चन डाला था भाई। जल्दी बताओ सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। किसने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। इसमें भी कंफ्यूजन? इसमें भी कंफ्यूजन? यस, इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा भाई। फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? जल्दी बताओ, क्या आंसर दूं? आंसर नंबर सेकंड आएगा, बी, राजा राम मोहन राय। यस, राजा राम मोहन राय आएगा, और मुझे पता था मैक्सिमम लोग ए ही आंसर देंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। राजा राम मोहन राय आंसर आएगा। देखो, राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ क्या छोड़ी थी? मुहिम। वो सती प्रथा क्या होती है? जिसमें आपकी जो स्त्रियां हैं, जो विधवा हैं, वो अपने जो पति जब मरता है उसकी चिता के साथ ही जल जाती हैं, वही तो सती प्रथा थी। तो सती प्रथा पे काम किया था राजा राम मोहन राय ने, तो इसका आंसर आएगा राजा राम मोहन राय, और वो था आपका विधवा विवाह। तो जिस तरह से राजा राम जो मोहन राय थे, ये पुराने जो कानून थे या जो किताबों में, जो ग्रंथ में जो चीजें लिखी हुई थी ना, उनका हवाला देखकर कानून बनवाते थे। तो इसी तरह से बाद में प्रयास किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, किसके लिए? विधवा विवाह कानून के लिए। तो उसका आंसर विधवा विवाह कानून था। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आंसर नंबर बी, राजा राम मोहन राय आएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं। तो अब देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आएंगे। व्रेसलिंगम पुतुंगलु ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन कहां पर बनाया था? जल्दी से आंसर देंगे। व्रेसलिंगम पुतुंगलु ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन कहां पे बनाया था? तमिल भाषी क्षेत्रों में, तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में या फिर बंगाली भाषी क्षेत्रों में? जल्दी से आंसर देंगे भाई।
जल्दी से आंसर देंगे। जल्दी करो। फिर से कंफ्यूजन। यस, इसका जो आंसर आएगा भी आपका आंसर नंबर बी होगा, तेलुगु भाषी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी की तेलुगु भाषी इलाके में, कौन से इलाके में? तेलुगु भाषी में व्रेसलिंगम और पंतुलु ने विवाह समर्थन के लिए या विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ठीक है, तो याद रखना है मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु जो भाषी क्षेत्र थे वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं भाई, गलत हो रहा है तो अब क्या बताएं, बताओ। आप लोग रिवाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो, मैं इतने बार बोलता हूं रिवाइज पे फोकस करो, कंटेंट को इकट्ठा करने पे फोकस मत करो। कुरान शरीफ का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, यह बात किसने बोली थी? कुरान शरीफ का हवाला दिया था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। कुरान शरीफ का हवाला देकर यह बात बोली गई थी, किसके द्वारा? मुमताज अली के द्वारा, रस सुंदरी के द्वारा, पंडिता रमाबाई के द्वारा, या फिर ज्योतिबा फुले के द्वारा? जल्दी से आप आंसर बताएंगे भाई। जल्दी से आंसर देंगे भाई। जल्दी आंसर दो। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा भी, मुमताज अली। ठीक है, किसने बोला था? मुमताज अली ने। देखो लास्ट में, लास्ट वाले को पढ़ो आप, कि इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो किसने बोला था? मुमताज शरीफ जैसे कुछ सुधारकों ने। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छुपे लिखना पढ़ना किसने सीखा था? रात में दिए के टिमटिमाती लो में चोरी छुपे लिखना पढ़ना सीखा था किसने? मुमताज अली, रस सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, या फिर ज्योतिबा फुले? जल्दी से आंसर देंगे भाई। नितिका जी कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जल्दी से आंसर देंगे भाई। यस, जल्दी आंसर दो भाई सभी। जी बिल्कुल, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा भाई। ठीक है जी, चलिए भाई नेक्स्ट आएंगे। देखो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, एक कुरान शरीफ वाला था और ये आपकी राज सुंदरी देवी ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे आपका लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता व पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे किसने? ताराबाई शिंदे ने, पंडिता रमाबाई ने, बेगम रुकैया ने, या फिर मुमताज अली ने? जल्दी आंसर देंगे भाई। कलकत्ता व पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे किसने? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया, या फिर मुमताज अली? जल्दी आंसर दीजिए भाई। जल्दी आंसर दो भाई सभी। डेविल ग्रुप ऑफ इंडिया भाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करो आप, वहां पे मिलेंगे आपको चीजें। ठीक है, यस, इसका जो आंसर आएगा आंसर नंबर सी होगा आपका, बेगम रुकैया। ठीक है, देखो भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था, लेकिन जो बेगम रुकैया सखावत हुसैन जी थी इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अलीगढ़ में प्राथमिक स्कूल खोला गया था लड़कियों के लिए, किसने? भोपाल की बेगमों ने खोला था, और बेगम रुकैया ने कहां पे? कलकत्ता और पटना के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। अब देखो, स्त्री पुरुष तुलना नाम से बुक किसने प्रकाशित की? अभी आपका सीटेट के अंदर क्वेश्चन आया था, अभी जो सीटेट आपका जो अभी हुआ था जनवरी के अंदर, उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से बुक किसने प्रकाशित की थी? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया, या फिर मुमताज अली? क्वेश्चन आते हैं भाई, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, आराम से, ये बेसिक चीजें हैं, इनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग बोल रहे थे ना, अभी एक मैसेज आ रहा था कि सर क्वेश्चन नहीं आते हैं,
आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपका अभी आया था जनवरी के अंदर। और ये तो अब की बार ये कुछ नई चीजें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना 2019 और 2022 वाला जो एग्जाम था ना, दिसंबर वाला, एक बार उठा के देख लेना, शायद आपकी आंख खुल जाए कि एक एक वर्ड टू वर्ड आपकी यही चीजें पूछी गई थी। ठीक है, यस, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा भाई, ताराबाई शिंदे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट आएंगे। देखो, पुणे में ही घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद जो आपके सामाजिक फर्क थे, जो डिफरेंस थे, उनकी आलोचना की गई थी। ठीक है, इस बुक के अंदर स्त्री पुरुष तुलना, और ये आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उच्च जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब किसने लिखी थी? उच्च जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने, पंडिता रमाबाई ने, बेगम रुकैया ने, या फिर मुमताज अली ने? श्याम एंड फैमिली देखिए, यूट्यूब पे सारी क्लासेस नहीं है, बाकी आप अब कोर्स परचेज मत करना भाई, 5 to 6 डेज ही बचे हैं, मतलब 10 डेज आपके मैक्सिमम है, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फालतू में पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप नोट्स देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप 5 से 7 दिन में रिवाइज कर लेंगे चीजों को, तो बाकी कोर्स नहीं लेना है। ठीक है, जल्दी आंसर देंगे भाई। पंडिता रमाबाई, बिल्कुल आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी। ठीक है, पंडिता रमाबाई। देखो, तो पुणे में घर पर ही रहकर शिक्षा किसने हासिल की थी? ताराबाई शिंदे ने। इसने कौन सी बुक लिखी थी? स्त्री पुरुष तुलना नाम से बुक लिखी थी। लेकिन आपके संस्कृत की महान विद्वान थी, नाम क्या था? पंडिता रमाबाई। ये जो थी ना, ये हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ये बात इन्होंने बोली थी। इन्होंने उच्च जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। किसने? पंडिता रमाबाई ने। आपकी 4 महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताए हैं और उनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे। 1840 में बनी परमहंस मंडली का संबंध था सती प्रथा से, मंदिर प्रवेश आंदोलन से, विधवा विवाह से, या फिर जाति उन्मूलन से? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। यूवी फ्री की चीजों की कभी रेस्पेक्ट नहीं होती है, हमेशा लाइफ में याद रखना। ठीक है, जल्दी आंसर देंगे भाई। 1840 में बनी परमहंस मंडली का संबंध सती प्रथा से, मंदिर प्रवेश आंदोलन से, विधवा विवाह से, या फिर जाति उन्मूलन से? जल्दी आंसर देंगे भाई। यस, इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा, डी, जाति उन्मूलन, बिल्कुल राइट। देखो, आप जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे उच्च जातियों के लोग भी थे, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मदिगा का संबंध बताना है भाई। मदिगा का संबंध है बर्तन बनाने वाली जाति से, मैला ढोने का काम करने वाली जाति से, चमड़ा तैयार करने वाली जाति से, या फिर सुनार के काम से संबंधित जाति? जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। मदिगा का जो संबंध है वो किसके साथ है? जल्दी आंसर देंगे भाई। मदिगा का संबंध किसके साथ है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करें भाई। मदिगा का संबंध बर्तन बनाने वाली जाति, मैला ढोने का काम करने वाली जाति, चमड़ा तैयार करने वाली जाति, सुनार के काम से संबंधित जाति? जल्दी बताएंगे भाई सभी। यस, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल आपका आंसर नंबर सी होगा भाई। चमड़ा तैयार करने वाली जो जाति है वो आपकी मदिगा। देखो, मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। तो कौन सी जाति? आपकी मदिगा जाति, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक कब लिखी थी? 1872 में, 1873 में, 1874 में, या फिर 1875 में? जल्दी बताएंगे भाई सभी। सनाया एंड फैमिली, प्लीज एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जल्दी आंसर देंगे भाई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक कब लिखी थी? 1872, 73, 74 या फिर 75?
यस, आंसर क्या आएगा? बिल्कुल आपका आंसर नंबर बी आएगा भाई, ठीक है, 1873 में। चलिए नेक्स्ट आएंगे। देखो, फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। तो आप याद रखना भाई, ज्योतिबा फुले ने कौन सा संगठन स्टार्ट किया था? सत्य शोधक समाज। किस लिए किया था? जातीय समानता के समर्थन के लिए। 1873 में फुले ने गुलामगिरी या गुलामी नामक एक किताब लिखी थी, याद रखना। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। तो जो अमेरिका के जिन्होंने दास प्रथा खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको इस पुस्तक को समर्पित किया गया था, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वेद समाज की स्थापना कब की गई? वेद समाज की स्थापना कब की गई? 1865, 1863, 1864 या फिर 1870? अनोखा साहब बिल्कुल राइट, जल्दी आंसर करेंगे भाई। वेद समाज की स्थापना 1865, 63, 64 या फिर 70? सनया एंड फैमिली पेड नोट्स हैं, आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, वहीं से ही आपको मिल पाएंगे, ठीक है। यस, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या होगा भाई? 1864 सी, 1864 में, ठीक है। देखो, वेद समाज मद्रास में, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। और वेद जो समाज था वो आपके ब्रह्म समाज से संबंधित था, यानी उससे प्रेरित था। तो ये बात भी आप याद रखना। और वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह तथा महिला शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अब ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए डिटेल में पढ़ना और डिटेल में इनके बारे में याद भी रखना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लाहौर में सिंह सभा का गठन कब किया गया? लाहौर में सिंह सभा का गठन कब किया गया था? 1875 में, 1873 में, 1879 या फिर 1881? जल्दी से आंसर देंगे भाई। सनाया एंड फैमिली उसमें लॉक्ड है, पेड नोट्स हैं, तो वो लॉक्ड ही मिलेंगे भाई आपको। लाहौर में सिंह सभा का गठन कब किया गया था? 1875 में, 1873 में, 1879 में या फिर 1881? जल्दी आंसर देंगे भाई जी। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रीति गौतम राइट, आंसर आएगा आपका 1879 के अंदर, बिल्कुल राइट, ठीक है। लेकिन अगर अमृतसर में पूछा जाए ना, तो अमृतसर के अंदर 1873 में ही आपकी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, सिंह सभाओं की स्थापना। लेकिन लाहौर में कब की गई? 1879 के अंदर, तो आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र पार बर्मा जाने का आदेश मिला था? भाई मैं वीडियो कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, नोट्स को आप और इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा आपका लेने का, ठीक है। 1826, 1856, 1824 या फिर 1875? समुद्र पार जाने का आदेश मिला था कब सिपाहियों को, कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए? जल्दी आंसर देंगे भाई। 1826, 1856, 1824 या फिर 1875? जल्दी बताइए। और एवरी एवर हर एक सिंगल से सिंगल क्वेश्चन नोट्स में से है, फिर भी आप लोग परेशान हो रहे हो। रीजन क्या है? रिवीजन नहीं है, बस मैटर को इधर उधर से कलेक्ट करते रहिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1824 आएगा, बिल्कुल राइट। क्यों? क्योंकि 1856 के अंदर तो आपका कानून बना दिया गया था। और कानून क्या बना था कि अगर जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने पर जो नौकरी करेगा उसको समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इस कानून के तहत ही फिर भर्ती किया जाता था, जो इस कानून को मानता था उसको भर्ती कर लिया जाता था। तो 1824 के अंदर ऐसा हुआ था जब उन्हें आदेश मिला था बर्मा जाने का, समुद्र पार बर्मा जाने के लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है किस समय आए कानून के तहत जो ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर अधिकार रहेगा। यह बात किस कानून के तहत कही गई थी? जो 1845 में आया था, 1850 में आया था, 1856 में आया था या फिर 1860 में आया था? सनाया एंड फैमिली आप प्लीज कॉल कीजिएगा, क्लास के बाद आप कॉल कर लेना, मतलब कल सुबह कर लेना आप 8 बजे कॉल, ठीक है। या व्हाट्सएप पे स्टार्टिंग पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्लास में भी, उस पर आप मैसेज कर लेना, ठीक है। जल्दी बताएंगे भाई। यस,
इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी होगा आपका 1850, बिल्कुल राइट। देखो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी। यानी कि उस समय जब वो मिशनरी जो आए थे ना, वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, लेकिन लोगों को फिर ये भी टेंशन थी कि अगर हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हमारे जो फैमिली वाले हैं ना, वो हमें संपत्ति से क्या कर देंगे? बेदखल कर देंगे। तो इस तरह से, इस वजह से काफी लोग धर्म का परिवर्तन करते ही नहीं थे। तो उसके बाद ऐसा कानून बनाया गया ताकि ईसाई धर्म में लोग बिना सोचे समझे आराम से शामिल हो सके, क्योंकि उनका जो संपत्ति का अधिकार था वो उनको पहला जैसा ही मिलेगा, ऐसा बोल दिया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके। और कब आया था? 1850 में। ठीक है, याद रखना भैया आप। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को, 9 अप्रैल 1857 को, 7 अप्रैल 1857 को, या फिर 6 अप्रैल 1857 को। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया है पता है? जो नोट्स के अंदर जो एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए ना, वहां पे गलती से 8 अप्रैल की जगह आपका 29 जुलाई लिखा हुआ है शायद, और काफी लोग मैसेज करेंगे सर ये क्वेश्चन है ना वहां पे गलत है। भाई देखो, ये एक नॉर्मल सी मिस्टेक है डेट डालने के अंदर। आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि राइट डेट क्या है। ठीक है, तो इतना तो प्लीज आप लोग कर लिया करो। ठीक है, यस, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, और बाकी जितने भी आगे क्वेश्चन है मैं सारे करवा चुका हूं कि 10-10 साल की सजा दी गई थी हुक्म न मानने वाले अफसरों को। ठीक है, 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इस सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं भाई। ठीक है भाई, ये आज के आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले वाली वीडियो में करवा दिए थे, जो आपके बाकी चैप्टर्स थे वहां से उठाए थे, और ये आपके 4-5-6 चैप्टर ऐसे थे जिनसे इन क्वेश्चंस को उठाया है। और बाकी एसएसटी आप लोगों को पता है अच्छे से, हमारी बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुकी है। हमेशा एसएसटी के मैंने पता नहीं कितने ही क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक है, और ये आप लोग याद रखिएगा भाई, जिनको जरूरत है वो ले सकते हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जहां पे एनसीईआरटी का यूज है, एक सिंगल से सिंगल क्वेश्चन आपको यहां से कवर होगा। ठीक है, एकदम डिटेल इसमें थ्योरी क्लासेस होंगी आपकी। एनसीईआरटी बेस्ड होगा 6 से 10th क्लास तक, चैप्टर वाइज डिटेल्ड थ्योरी क्लास होंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे कलरफुल होता है ना एकदम हाईलाइट करते हुए, उस तरीके से चैप्टर वाइज आपके टेस्ट मिलेंगे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, क्योंकि काफी थ्योरी जो होती है ना उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं याद करने लायक, कुछ आपकी डिटेल होती है जो काम की नहीं होती है। तो उसी तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, वो भी आपको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे, और वैलिडिटी आपकी 1 साल कम से कम होगी ही होगी। ठीक है ना, तो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद हम स्टार्ट कर देंगे। जिनको भी जरूरत हो कर सकते हैं भाई। ठीक है, और आपके कोई दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो प्लीज आप लोग सजेस्ट क्या कीजिए। ठीक है, तो भाई ये आज आपकी क्लास थी। मेनका यादव जी इतने तो बन भी नहीं पाएंगे, इसलिए ही मैंने थंबनेल को चेंज कर दिया था। तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मैं करवा चुका हूं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। एनसीईआरटी के नोट्स के अंदर भी मैंने दुनिया भर के दे रखे हैं, एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस सभी एसएसटी क्लासेस के, और यूट्यूब पे भी हमने करवा दिए हैं, काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एसएसटी और साइंस तो लगभग स्टार्टिंग से हमारी चलती रही है, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आपकी साइंस की होगी या फिर कंप्यूटर की होगी, जल्दी ही करेंगे, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, यूवी क्रिकेट मैटर बनाने में भी भाई समय लग जाता है दोस्त। चलो भाई, अब सेशन को हम एंड करते हैं। आप लोग रिवाइज करते रहना, लास्ट जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका साइंस का हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, वो उससे आप लोग अब है ना समझ जाओ कि आप लोगों को कितना ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, एक एक लाइन को कितना ज्यादा पढ़ने की है। अब अभी एक मैसेज आ रहा था, उनका नाम भी मैं भूल गया, तो उन्होंने कर रखा था कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने उनको दिखा दिया प्रूफ, 2019 का और 2022 का पेपर एक बार उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, और अभी भी जो एनटीटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपके 8 से 9 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। समझ रहे हो आप बात को? तो प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत कीजिएगा, आराम से अच्छे से पढ़ो। सीटेट का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, स्त्री पुरुष तुलना वाला, तो ये ऐसे ही एक एक लाइन से बनते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, बाल वाटिका जी बिल्कुल न्यूमेरिकल साइंस के रेडी करने हैं। हाँ पूनम रानी जी, मैं 100-150 नंबर का, 150 नहीं 135 का, 15 नंबर की पंजाबी नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट अभी देखता हूँ,
2-3 दिन में रेडी करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, रेडी करूंगा, क्योंकि देखो मुझे ही मैटर देना पड़ता है ना, क्वेश्चन तो मैं ही निकालूंगा अलग से, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि PDF फॉर्म में मैं डाल दूँ आप लोगों के लिए एक टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अभी कोई फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, टेस्ट सीरीज ये वो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपका एक टेस्ट बन के आप लोगों के लिए मैं रेडी करवा रहा हूँ, 1-2 टेस्ट, ठीक है, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे, उसके एक बार प्रैक्टिस कर लेना बस। हाँ, आपके 10 के जो पंजाबी है ना उसको आप हटा दीजिए, लगभग 140 नंबर का आपका रेडी हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। डेविल ग्रुप ऑफ इंडिया भाई नहीं होंगे, आप लोग समझो भाई कुछ चीज़ों को, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं भाई। हाँ, गजल केस जी इसके पे ऊपर एग्जाम से पहले वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी प्रीति कटारिया जी कुछ नहीं है, आपने तो एग्जाम भी दिया था ना प्रीति कटारिया जी, हाँ जी आप बैच में थे ना। अभी कुछ नहीं है, अभी जो लेके आ रहा हूँ ना ये देखना आप जो चीज़ें हैं ना, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ जो मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, अब की बार ही हो जाएगा, डोंट वरी। बाकी अब अलग लेवल पे चीज़ें आएंगी आपकी, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे ना, ताकि आप लोग सबसे अलग दिखो। और देखो पढ़ने वाला जो है ना वो अभी स्टार्टिंग से ही तैयारी करेगा, जिसको ये लगता है ना कि आने वाली 30-35 साल मुझे नॉर्मल सी बात है अच्छे से जीनी है, एक जॉब लेनी है, अच्छे से लाइफ को स्पेंड करना है, वो कभी भी तैयारी को नहीं छोड़ेगा, वो वेट नहीं करेगा कि वैकेंसी कब आएंगी तब मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। तो समझदार होगा वो स्टार्टिंग से ही लग जाएगा, डेली से वो 3 या 4 घंटे पढ़े, लेकिन वो स्टार्टिंग से ही पढ़ता रहेगा। तो प्लीज़ अपना ऐसा ही आप लोग रूटीन बनाइए, तभी बात बनेगी लाइफ में, ठीक है। डेविल ग्रुप ऑफ इंडिया ऑलरेडी आपका चल रहा है 30%, आप देख सकते हैं जाके। नहीं प्रीति कटारिया जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी बोलो, आप लोग वेट करो बस, ठीक है। सनाया एंड फैमिली, अगर आपको लगता है कि आप रिवाइज कर सकते हो तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने नॉर्मल बोला है। आप एक बार मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है, या कॉल करो, आप सुबह कर लेना, आप अभी थोड़ा ज्यादा लेट हो गया ना, 10 बज रहे हैं, आप सुबह कर लेना कॉल, ठीक है, व्हाट्सएप पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सनाया एंड फैमिली, आप मैं आपको एकदम बेस्ट ही गाइड करूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पेपर आगे होने का ऐसा कुछ नहीं है। श्याम की दीवानी जी, वैकेंसीज तो भाई आपकी आती ही रहेंगी, ऐसा थोड़ी है वैकेंसीज आनी बंद हो जाएंगी, KVS वगैरह भी आपका आएगा, बाकी चीज़ें हैं आपकी चलती रहेंगी ये चीज़ें तो। और तैयारी कोई एक दिन में थोड़ी ना होती है, या 3 महीने में तैयारी थोड़ी ना होता है भाई। चलो भाई ठीक है, सेशन को एंड करते हैं, जल्दी हम क्लास में मिलेंगे, और प्लीज़ मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करो, बार बार चीज़ों को करते रहिए आप लोग, ठीक है।